अच्छी पत्नी, अच्छा बेटा, अच्छा परिवार, ये सब मिलना तो किस्मत की बात होती है। लेकिन एक अच्छा दोस्त मिलना भी किस्मत में ही होता है। रंजन, मुझे गर्व है, मुझे एक ही दोस्त मिला और वो तेरे जैसा मिला। ऐसी बात नहीं है राम जी, गर्व तो मुझे है। मुझे इस बात का गर्व है कि मुझे तुम्हारे जैसा इतना पढ़ा लिखा दोस्त मिला। कल तक ऐसे ही सातारा में भटकने वाला एक साधारण सा पुरंजन आज एक ढंग का आदमी बन पाया है। कल जब तुम मेरे साथ नहीं थे ना, तो कोई भी छोटी जात का बोल देता था, डांट देता था, गाली दे देता था। जो बात इतनी साधारण सी लगती थी, आज वही बात कितनी बड़ी लगती है। ये सब बदलाव राम जी सिर्फ तुम्हारी वजह से, तुम्हारे साथ रहने से हुआ है। यहाँ से चला जाता तो हमारे जीवन में भी थोड़ा बदलाव आ जाता। भैया भैया, भीम और रमा अभी तक नहीं आए हैं। बहुत चिंता हो रही है मुझे। दीदी, इस घर में बाकी के भी लोग हैं, कभी उनकी भी चिंता कर लीजिए। भाग नहीं जाएंगे दोनों, आ जाएंगे। आएंगे कहाँ से? भीम भाऊ और रमा दफ्तर गए, वो लोग नहीं आने वाले। भीम भाऊ और रमा दफ्तर में जाके नाटक कर रहे हैं। किस दफ्तर में? अरे पेंशन दफ्तर, जहाँ राम जी के पेंशन का हिसाब किताब होता है। भीम भाऊ बाबा की पेंशन के लिए लड़ रहे हैं। फिर ये तो बहुत अच्छी बात है लक्ष्मी। कम से कम आज तो भीम किसी ढंग के काम के लिए लड़ाई लड़ रहा है। क्योंकि उस पेंशन का फायदा तुम्हें है, इसलिए भीम की लड़ाई सही। और जब वो बाकी चीजों के लिए लड़ता है तो वो गलत। सब उसे करने की कोई जरूरत नहीं, मैं उसे अभी जाकर रोकता हूँ। बाबा, भीम भाऊ को रोकना ही है तो उन्हें बेकार की बहस करने से रोकिए। कभी भी कहीं भी किसी के साथ भी बस बहस करने लगते हैं। प्रचंड देव जी के भाई आए विदेश से और उनसे भी बेकार के सवाल करना शुरू। उनका कुछ तो पूछ रहे थे, वो कोई एक शब्द था। क्या शब्द था वो? प्रतिशत। कितने प्रतिशत लोग वहाँ पढ़ाई करते हैं, उनको भी लगा सुनाने। अरे प्रचंड देव तो दुश्मन थे ही, अब उसके भाई वैभव देव को भी दुश्मन बना लिया। बड़ा पढ़ाई करता है ना, बुलाए हैं शाम को। फिर तो भीमराव की पढ़ाई की धज्जियां उड़ जाएगी, बहुत मजा आएगा। अब जाए के पढ़े लिखे मानुष से पाला पड़ा है भीमराव का। हाँ, अब वो का समझ में आएगा कि असल पढ़ाई का होता है। हर जगह अपनी टांग नहीं अड़ानी चाहिए। जाकर के समझाइए भीम भाऊ को। ये सब मैं उसे बाद में समझाता रहूंगा और वो समझेगा भी। लेकिन उससे पहले जरूरी है उसे रोकना, क्योंकि मेरी पेंशन से उसे एक आने का भी फायदा नहीं है। तो मेरी लड़ाई क्यों लड़े? सही कह रहे हो राम जी। अब तो मुझे भी समझ में आ रहा है कि भीम चाहे पूरी दुनिया के लिए लड़े, लेकिन इस घर के लिए क्यों लड़े जो उसकी लड़ाई का मान ही ना रखता हो। चलो। हो गया ना आप लोगों का, तो जाओ जाकर अपनी अपनी दुकान संभालो। काम करना भी जरूरी है ना। तुम दोनों को दुखी होने की जरूरत नहीं है। भैया और पुरंजन गए हैं भीम को रोकने के लिए, लेकिन भीम रुकने वाला नहीं है, क्योंकि कभी भी उसने कोई काम में स्वार्थ नहीं देखा है और ना ही देखेगा। इसलिए तुम दोनों जाओ और खुशियां मनाओ।
क्योंकि अभी तो भैया की पेंशन पक्का ही मिलेगी। तुम दोनों जाके मीठी रोटी बनाओ। चलो। हटो हटो, रास्ता दो मुझे जरा, और मुझे हाथ मत लगा देना। तुम लोग छोटी जात के हो। ये रहे ये दोनों। ओ, तो तुम दोनों ने अब ये नाटक शुरू किया है? नाटक नहीं है, बाबा की पेंशन शुरू कराने के लिए आए हैं यहाँ पर। अच्छा हुआ आप आ गए। यहाँ ऑफिस में काम करने वाले एक कर्मचारी और 3 अधिकारियों से शिकायत है मेरी। आप आ गए हैं तो आप ही मदद कीजिए हमारी। भीमराव, एक बार माफीनामा दे चुके हो, दोबारा भी देना चाहते हो क्या? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। बाबा, भीम बेटा, घर चलो, छोड़ दो ये सब। मुझे मेरी पेंशन नहीं चाहिए। नहीं बाबा, मैं समझ रही हूँ कि आप क्यों कह रहे कि आपको पेंशन नहीं चाहिए, लेकिन मैं और ये भी जानता है कि आपको पेंशन की कितनी जरूरत है। हाँ बाबा, और आपकी पेंशन मेरी वजह से बंद हुई थी। इसे शुरू कराना मेरी जिम्मेदारी है। भीम, मेरी बात को समझो। तुम दोनों ये बाप बेटे का नाटक बंद करो और निकल जाओ यहाँ से। नहीं जाएंगे, हम यही खड़े रहेंगे। देखिए, मैंने उच्च अधिकारियों को भी चिट्ठी भेजी थी, उनका कोई जवाब नहीं आया। मुझे लगता है बीच में नरोत्तम जोशी ने कुछ किया होगा, कुछ संदेशा पहुंचाया होगा उन तक, तो जवाब नहीं आया। आप शासन में है ना, आपको हमारी मदद करनी चाहिए, उल्टा आप ही हमें निकाल रहे हैं यहाँ से। अरे तो तुम्हारे बाप ने ही चिट्ठी लिख के दी थी ना कि उसे पेंशन नहीं चाहिए। लेकिन एक मौका तो दीजिए अधिकारियों से बात करने का, मैं समझाऊंगा ना उन्हें। तुम ऐसे नहीं सुनोगे, लगता है बल प्रयोग करके ही तुमको यहाँ से हटाना पड़ेगा। दरोगा साहब किस किस को हटाएंगे? हम सब भीम के साथ है। हटा सकते हो तो हमें भी हटा कर दिखाओ। हमका भी हटा के दिखाओ। हाँ, हटाओ। और हाँ, हम भी यही रहेंगे। सीता भाई, लक्ष्मी, तुम दोनों घर जाओ। तुम दोनों की नीयत को मैं अच्छी तरह से समझता हूँ। नहीं बाबा, रहने दीजिए इन्हें। आज पहली बार भीम के साथ खड़ी है किसी लड़ाई में। शायद उसकी लड़ाइयों का महत्व भी समझ पाए, और क्या पता शायद आदत लग जाए इन्हें भीम के साथ खड़े होने की। आई लक्ष्मी, रहो यूं। दरोगा साहब, पहले आप ये बताइए कि साधव का कुछ पता चला या नहीं? पुलिस वाला हूँ मैं, अपना काम करना अच्छे से जानता हूँ। उस साधव को थाने ले जाकर 2 डंडे मारे तो उसने बता दिया कि उसकी माँ कहाँ है। प्रचंड देव जी, प्रचंड देव जी, वो क्या बात है, क्या हुआ? होगा क्या? वो भीमराव दफ्तर के बाहर खड़ा हो गया है। तो खड़े रहने दो। चौकीदार की पैरवी करने से प्रिंसिपल के फैसले नहीं बदला करते। बिल्कुल सही, ये बात आपने सही कही प्रचंड देव जी। लेकिन वो भीमराव बहुत जिद्दी है। ऐसे ही एक बार जिद करके अपने चौल में लाइट लगवा चुका है।
मुझे डर है कि जिद करके अपने बाप की पेंशन शुरू न करवा ले वो भीमराव। वैभव, वैभव। जी बाबू। तुमने जो भीमराव को किताबें लेकर यहां बुलाया था ना, अब वो यहां नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो भीमराव रात भर उस दफ्तर के बाहर ही खड़ा रहेगा। व्हाट? पागल है क्या वो? ऐसे खड़े रहने से क्या हो? हमारे हिसाब से तुम्हें वहां जाना चाहिए और उस भीमराव को पढ़ाई लिखाई के मायने समझाना चाहिए। बिल्कुल देव, लंदन में मनोरंजन के लिए डांस वांस, दारू वारू, इस सब का प्रबंध होता होगा। यहाँ उस छोटी जात के भीमराव को सबक सिखा के मनोरंजन करते हैं। चलिए। एक काम करिए, उसके क्लास की कुछ किताबें अरेंज कीजिए, वो यहाँ आए, हम उसके पास जाएं, क्या फर्क पड़ता है? इसकी पढ़ाई की धज्जियां हम कहीं से भी उड़ा सकते हैं। आओ दरोगा साहब, और कितनी देर रुकेंगे हम यहाँ पर? कार्यालय बंद करने का समय हो रहा है, हटाइए इन सबको यहाँ से। बंद करने का समय हुआ है तो बंद करके चले जाइए, हम यही खड़े रहेंगे। जब आप कल फिर से आएंगे तो हम यही मिलेंगे आपको। लगता है मुझे मेरे अधिकारियों को बुलाकर तुम सबको थाने ले जाना पड़ेगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब तो ऑफिस बंद होने का समय आ गया और अब सुबह ही खुलेगा। ये तुम्हारे क्लास की कुछ किताबें हैं। मैंने सुना है तुम पढ़ते बहुत हो। चलो देखते हैं सच में पढ़ते भी हो या फिर पढ़ने का नाटक करते हो। मैं तुमसे 5 सवाल पूछूंगा और अगर तुमने उन सभी 5 सवालों के सही सही जवाब दे दिए तो मैं मान जाऊंगा कि तुम सच में पढ़ते लिखते हो। देखिए, अब जाइए। ये पढ़ता है अपने लिए और नहीं पढ़ता है वो भी अपने लिए, तो फिर आपको क्या लेना देना है? लेना देना है। पढ़ाई लिखाई हम जैसी बड़ी जात वालों के लिए, ना कि इसके जैसी छोटी जात वालों के लिए। लेकिन बाबा रहने दीजिए। आज पहली बार बड़ी जात का कोई व्यक्ति पढ़ाई से, किताबों से संबंधित बातें कर रहा है, उन्हें करने दीजिए। चुनौती भी दे रहे हैं तो पढ़ाई के सवालों की।
अब जो पूछना चाहते हैं पूछिए। और इन्होंने 5 ही सवालों का जवाब दिया तो? मंदबुद्धि, मजाक चल रहा है? लंदन से पढ़कर आए हैं ये, ऐसे कैसे भीमराव इनके सवालों का जवाब दे देगा? जवाब दे दिया तो? तो मैं भी भीम के साथ आकर खड़ा हो जाऊंगा और उसके बाबा की पेंशन की लड़ाई में उसका साथ भी दूंगा। मजा आएगा, इस खेल में मजा आएगा। वैभवदेव, मुश्किल से मुश्किल सवाल पूछिए इस भीमराव से। बीबी, बाप, बुआ, इन्हें बहुत घमंड है इस भीमराव पर। आज ये भी देख लें कि इनका भीमराव कितने पानी में है। आइए बैठिए जोशी जी। पहला सवाल भीम, इन कोल्ड कंट्रीज, ठंडे देशों में झील का पानी तो जम जाता है, बट मछलियां फिर भी बड़े आराम से जीवित रहती हैं। कैसे? हाउ? बताओ। ठंडे देशों में 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की वजह से झील के पानी की ऊपरी सतह जम जाती है, लेकिन उस सतह के नीचे पानी ही रह जाता है, वो पानी जम नहीं सकता। और उस पानी का तापमान कम से कम 4 डिग्री तक घट सकता है। और जमी हुई सतह की वजह से पानी का ऑक्सीजन पानी में ही अड़ा रहता है और सूरज की किरणें भी उस पानी तक आराम से पहुंच पाती है। और इसी वजह से मछलियां पानी में आराम से जी सकती है, सरवाइव कर सकती है। रमाबाई, तेरे ससुर का सर्कस नहीं चल रहा है ये जो ताली बजा रही है। और तुझे कैसे पता है कि भीमराव ने जो जवाब दिया है वो सही है या गलत है? वैभव जी का चेहरा बता रहा है कि उन्होंने सही जवाब दिया। और आपका चेहरा बता रहा है कि आपको समझ में भी नहीं आया कि इसका जवाब क्या होगा। रमाबाई, इससे ज्यादा एक शब्द भी बोला तो जबान खींच लूंगा तेरी मैं यहीं। वैभव जी, आप बताइए, भीम ने सही जवाब दिया या नहीं?